तो सॉरी सॉरी सॉरी, आ गई अभी आ गई भाई आवाज। हाँ मैंने बहुत अच्छा बोला यार इतनी देर से, तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अभी आ गई भाई। राधे राधे भाई, साद मलिक, क्या हालचाल। अभी बच्चों आवाज आ गई है। आकाश, हरे कृष्णा भाई, आदर्श, राधे राधे। ठीक है बच्चों, क्लियर है अभी। अंकित, हाँ पूछो भाई, अंकित पूछ लो, क्लास स्टार्ट होने से पहले पूछ ले भाई। कल का कुछ है क्या? हाँ यार, बिलीव हार्ड, क्या ही करें, मुझे लगा कि मैं कौन है। क्या वो चल रहा है, मैंने अबे लिंक विंक छोड़ो यार तुम। यस, उसी पर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित, जल्दी पूछो भाई, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित भाई पूछ ले। तो आपने हाई भेजा, अब तक नहीं आया, कोई बात नहीं यार, दूसरे के फोन से भेज दो यार। वो क्या ऑटोमेटिक सेट कर रखा है मैंने, उस पर मैं क्या कुछ करता नहीं हूँ, और मुझे आता भी नहीं है, मैंने किसी सेट करवाया था किसी से, क्योंकि इसका पहला मैसेज आया तो उसमें लिंक पहुंच जाए। आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी दूसरे के मोबाइल से कर सकते हो, हाई भेज सकते हो, व्हाट्सएप पे हाई भेजना तो आ जाएगा, है ना। हो सकता है आपने पहले मैसेज कर दिया हो, मुझे इसलिए नहीं आ रहा हो, आप अभी भेजो, आएगा हो, है ना। किसी दूसरे के, मम्मी पापा किसी के फोन से कर लो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो ग्रुप से मतलब है। ठीक है चलो, तो बच्चों कल अपन पढ़ रहे वर्ण विक्षेपण। कल अपन पढ़ रहे थे प्रयागराज। शालिनी, आप प्रयागराज के हो क्या? शालिनी, आर यू फ्रॉम प्रयागराज? अरे हम पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि हम आएंगे तो ये व्यवस्था कर देगी वहां हमारी। हाँ शालिनी, तो पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि सब व्यवस्था करने वाली है। मैं तो ठीक है। हाँ देखो 2 बार लिंक आ गया इसके राम का, चलो कोई ना। सर आए महाकुंभ में, हम यही के हैं। ओके गुड भाई तिवारी जी। ओके, शालिनी ने कहा हाँ सर हो जाएगी। योगी जी किए हैं, वाह रे भाई, मतलब दूसरे पे ढोल दो तुम तो। हाँ अंकित प्रजापति, ऐसा क्वेश्चन लिखोगे तो भाई वो क्वेश्चन ये ऐसे मत लिखो, यहाँ तो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो, है ना। आप क्वेश्चन लिख दोगे उसमें, उतना तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, इतनी स्पीड से मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैं लाइन पढ़ ही नहीं पाऊंगा पूरे। एयर में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करिए 10x टाइम्स T2 में ट्रेवल किए, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। मैं आपको थोड़ा हिंट दे सकता हूं, क्रिटिकल एंगल मतलब थीटा से बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स म्यू कम बटे म्यू ज्यादा। म्यू कम किसमें होगा, जिसमें स्पीड ज्यादा होगी उसमें म्यू कम होगा, जिसमें स्पीड ज्यादा उसमें म्यू कम। और माध्यम में स्पीड का फॉर्मूला होता है c अपॉन म्यू वन, c अपॉन म्यू वन। मान लो ये v हो गई तो ये v ज्यादा होगी क्योंकि ये म्यू कम होगा। माध्यम में स्पीड बराबर c अपॉन म्यू कम, और स्पीड वो होती है दूरी बटे चाल, तो या दूरी पर, अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला लगा लेना, दूरी बराबर चाल इंटू समय। उसने समय दे रखा है, दूरी दे रखी है, थोड़ा बहुत आगे पीछे करोगे इनको, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने पढ़ लिया। 2 म्यू चाहिए तो मेरा v बराबर c अपॉन म्यू होता है, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी टाइम, इन दोनों का यूज करके हो जाएगा आपसे, अगर आप सही बच्चे हो तो। हमारे पापा जी AE हैं सर, आ जाइए, सारी व्यवस्था बहुत सही। शालिनी तो काम की निकली। शालिनी मुझे मैसेज भेजना, मुझे पर्सनली मैसेज भेजना व्हाट्सएप पे। AE क्या होते हैं बेटा, ये भी बता दे। ए समथिंग, ई मतलब इंजीनियर होंगे, है ना भाई। अच्छा यार काम हो जाएगा भाई शालिनी, है ना। मुझे मैसेज भेज दे, देखते हैं हम आएंगे तो फिर आपके पिताजी से मिलेंगे फिर। असिस्टेंट इंजीनियर, ओके वेरी गुड। ठीक है आप भेजो, आएंगे तो हम प्रयास करेंगे आपके पिताजी से मिलने का। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वैसे आपको, आपने इतना व्यवस्था किया। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमारा काम हो गया। कल हम क्या पढ़ रहे थे उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान दो। वर्ण विक्षेपण, चलो अब बच्चों अब कमेंट्स बंद और पढ़ाई ज्यादा, ठीक है। चलिए वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि वर्ण विक्षेपण।
वर्ण विक्षेपण, ये हम पढ़ रहे थे बच्चों। और हमने कल इस बात को देख लिया था कि भाई जो लाइट आई थी उसमें से वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा दूर भागता है, सबसे ज्यादा दूर भागता है, और रेड कलर ये सबसे कम भागता है, ठीक है। चलिए, तो पैटर्न जो बनता है वो ऐसा बनता है कि रेड सबसे ऊपर आता है और उसके नीचे वॉयलेट आता है। इसके बीच में सारे कलर हैं, इसके बीच में येलो भी है, ग्रीन भी है, मैं बीचों बीच येलो मान लेता हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनके बीच में जो कोण था वॉयलेट और रेड के बीच में, अच्छा इनका विचलन भी हुआ था। इसका विचलन को हमने बोला डेल आर, रेड कलर का विचलन, और इसके विचलन को हमने बोला डेल वी, वॉयलेट कलर का विचलन। तो हमने एक शब्द डिफाइन किया, पहला कोणीय विचलन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण हमने डेल बराबर बोला था डेल वी माइनस डेल आर, और फॉर्मूला बना था डेल बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए था प्रिज्म का कोण, और ये जो फॉर्मूला था ये छोटे प्रिज्म के लिए था, छोटे या पतले प्रिज्म का, छोटे हटा दो, पतले प्रिज्म सही वर्ड है, पतले प्रिज्म के लिए फॉर्मूला था। यहां तक हमने कर लिया था, कहानी का कल हमने कर लिया था। दूसरा ध्यान दो तिवारी जी, ओके थैंक यू भाई। चलो बच्चों, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ लिया था। इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या? चलो एक क्वेश्चन ही कर लो, बैंगनी का अपवर्तनांक 1.52 है, रेड का म्यू बराबर 1.42 है, पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, तो क्वेश्चन आएगा कोणीय विक्षेपण बताओ, कोणीय विक्षेपण बताओ। चलो फटाफट से कर दो, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लो फटाफट, बताओ मुझे आंसर बता दो आप खुद से करके यार। चलो मुझे आंसर बता दो करके, जल्दी बता दो। तो किसी का आंसर आया 0.4, ओके। सीधा फॉर्मूला पुट करना था, तो ये 0.5, 0.1 इंटू 4, हाँ आंसर हो जाएगा 0.4, 0.4, ठीक है, बहुत बढ़िया, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर। चलो अब दूसरा वाला है एवरेज डिवीजन, औसत विचलन, ये क्या होता है बच्चों? अच्छा ये तो डेल का फॉर्मूला था, डेल एवरेज जो होता है ये बच्चों होता है डेल मैक्स प्लस डेल मिनिमम बाई 2। यार एक बार बताओ, मैं औसत कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम है कोई मिनिमम है, उनका बीच का ले लो, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाई 2। शिवम इस तरह फोटो मत दिखाओ, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपके फोटो देख के और उससे क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करूं मैं, ठीक है।
मेहनत करो, मेहनत करो, कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं, मेहनत करो, ठीक है। चलिए, डेल मैक्स का मतलब है डेल वॉलेट प्लस डेल मिनिमम का मतलब है डेल रेड अपॉन कितना 2। कल मैंने आपको डेल वी और डेल आर के फॉर्मूले बताए थे, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए और डेल आर का म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। मैंने कहा था याद रखो, क्या याद है आपको? क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? अरे सही है भाई। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल एवरेज बराबर म्यू वी माइनस 1 इंटू ए 1 लिख दूं, म्यू वी, अच्छा ए ही लिखेंगे यार, ए 1 क्यों लिखेंगे, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए बाई कितना 2। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ये बन गया म्यू वी प्लस म्यू आर माइनस 2a माइनस 2a बाई 2 ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए इसको मैंने लिखा म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस ए। क्या मैंने, अच्छा यहां पर मैंने ये ए भी आएगा यार, अरे ये ए भी आएगा यार, ये बिल्कुल ये ए भी आएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। बच्चों रेड कलर का रेड म्यू वी म्यू आर बाई 2। अब मैं आपको एक साइड में एक डेटा बताऊं, ये जो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 होता है, ये म्यू येलो कलर के बराबर आता है। रेड और वॉयलेट के अपवर्तनांक का माध्य जब देखा गया तो ये इसके बराबर आता है, हम कुछ नहीं कर सकते। येलो का अपवर्तनांक, येलो का अपवर्तनांक रेड और वॉयलेट के बिल्कुल बीच में आता है। तो ये हमें पता चला कि यार ऐसा होता है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, अब होता है तो होता है, 10 इंटू 10 100 होता है तो होता है। तो हम इसे हम लिख देते हैं औसत अपवर्तनांक जो कि येलो का होता है। तो इसे लिख देते हैं म्यू वाई इंटू ए माइनस ए। तो ये बन गया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। भाई साहब डेल एवरेज का मान डेल येलो के बराबर आ गया। इससे हमें यह समझ में आया पहली बात तो कि येलो कलर का अपवर्तनांक सभी कलर के एवरेज के बराबर होता है। वो VIBGYOR इन सभी कलर के अपवर्तनांक का एवरेज येलो के बराबर होता है। एक इंटेलिजेंट बच्चे ने मुझसे पूछा, सर हमें जब क्वेश्चन दिया जाता है, एक स्लैब है, इसमें लाइट आई, इसका अपवर्तनांक सर बराबर 1.4 है, तो सर ये अपवर्तनांक किस कलर का है? आपने तो बताया हर कलर का अलग अलग होता है। तो उसको तुरंत समझ में आ गया, सर हो ना हो शायद ही येलो का ही था। मैंने कहा यस। आपको जब भी क्वेश्चन आता है, लाइट आई किसी पारदर्शी माध्यम में गई, उसका अपवर्तनांक दे रखा है, तो पहले तो आपको पता नहीं था कि हर कलर का अलग अलग होता है, लेकिन अब तो पता चला। तो प्रश्न उठेगा सर किस कलर का है? तो भैया ये एवरेज ही दिया जाता है। क्वेश्चन में जो दिया जाता है वो एवरेज ही दिया जाता है, मतलब ये येलो का ही दिया जाता है, क्योंकि येलो का एवरेज होता है। क्या समझ में आ गई बात? क्वेश्चन में जो दिया बोल के नहीं देगा, वो बाय डिफॉल्ट अपन को समझना है वो येलो का ही है। ठीक है, तो बताओ यहां तक समझ में आ गया तो बोलो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रिमोट कहां गया यार? रिमोट यहीं तो रखा था मैंने। एक मिनट बच्चों, कहां गया? ये रहा। ठीक है बच्चों, तो ये येलो का ही होता है।
चलिए पहला, दूसरा, तीसरा शब्द बच्चों हम, अच्छा ये भी याद रखें, कभी आपको पूछ ले म्यू इतना है। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अगर अपवर्तनांक प्रिज्म का बोल दिया, प्रिज्म का बराबर 1.32 है, वह प्रिज्म कोण वह ए बराबर 2 डिग्री, तो औसत विचलन बताओ, औसत विचलन बताओ। तो आपको ये नहीं बोलना सर ये किसका है, सर हमको तो पता ही नहीं है, हम तो नहीं करेंगे। अबे बांगड़ो, ऐसा नहीं करना। ये किसका दे रखा है, वो येलो का ही दिया होता है, मतलब म्यू वाई बराबर 1.32 है, वह ए बराबर 2 डिग्री है। क्या कर लेगा, जो दिया होता है वो येलो का ही दिया होता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 0.64, बढ़िया बढ़िया। चलिए 2 आ गई, 3। तीसरी चीज ध्यान दो, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इसको बोलते हैं हिंदी में वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता बच्चों ये होती है, ओमेगा से इसको दिखाते हैं, ओमेगा बराबर, ये होती है डेल अपॉन डेल एवरेज। इन दोनों का अनुपात को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, कुछ भी नहीं है। डेल अपॉन डेल एवरेज को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता। कॉमन सेंस से सोचो, कुल कितना विचलन किया, डेल, एवरेज कितना किया, डेल एवरेज, इनका अनुपात ही तो होगा। अरे भाई साहब, इंडिया टीम ने कुल रन बनाए 400, हर खिलाड़ी का एवरेज था मान लो 50, हर खिलाड़ी का एवरेज था 50, इंडिया टीम ने रन बनाए 400, तो भाई साहब 400 बटा 50 यानी कि 8, ये हो गई इंडिया टीम के खेलने की क्षमता। ये तो होगा, मतलब देखो टोटल कितना विचलन किया, मैं आपको और समझाऊं, और ढंग से समझाऊं, टोटल कितना विचलन किया, डेल विचलन किया, डेल विचलन ही तो है, विचलन, एवरेज विचलन, सॉरी मतलब विचलन, डेल है विचलन, कोणीय विचलन है लेकिन विचलन है, और एवरेज इतना है, तो मतलब एकांक विचलन के लिए कितनी शक्ति हुई, वो है अपने पास विक्षेपण क्षमता। टोटल कितना विक्षेप किया 180, और एवरेज कितना विक्षेप किया 90। टोटल कितना विक्षेप किया 180, एवरेज कितना किया 90, मतलब एक किरण को विक्षेप करने के लिए 2 डिग्री काम आया यार। सोचो, इसमें विबग्योर में इतनी सारी किरणें थी, एक ये बीच में से भी बहुत सारी है, तो टोटल कितना विचलन किया, बोले 180 डिग्री, एवरेज कितना किया 90, मतलब मैं मोटा मोटा ये समझ गया, एक किरण को एक किरण कितने से विक्षेप हुई 2 डिग्री से, एक किरण 2 से विक्षेप हुई तो औसत 90 कितना विक्षेप हुआ 90 × 2 180, मतलब एक किरण को विक्षेप करने के लिए जो शक्ति लगी वो है विक्षेपण क्षमता। क्या चमक गई बात, बाकी ये फॉर्मूला ही है यार, इतना क्या जरूरत है उसको समझने की, है ना। एक एक किरण को विक्षेप करने के लिए कितनी शक्ति लगी वो है क्षमता। तो भैया कुल कितना विक्षेप हुआ और एवरेजेस का भाग दे दो, सिंपल, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अच्छा इसका आगे तो बढ़े, अभी तो इससे काम चला रहे टाइम पास। एक किरण को विक्षेप करने में कितनी पावर लगी, कितनी शक्ति लगी, वो है ये। अच्छा डेल का फॉर्मूला कहां गया, अबे कहां गया,
डेल का फॉर्मूला, ये तो डेल एवरेज है ना बच्चों। हाँ ये रहा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। चलो फॉर्मूला में पुट करो वैल्यू, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये कितना था, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। सही है, बस ए से ए कट गया, फॉर्मूला बच गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। ये अपनी ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये अपने ओमेगा की वैल्यू आ गई। ये याद रखना काम का है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है 2-3 बार। मैं भी 2 क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, मेरे पास क्वेश्चन भी है। चलिए, तो ये फॉर्मूले हैं, कोई खास बात नहीं है। चलो इनके क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। हाँ चलो, मेरे करने से पहले आप खुद पढ़ के कर लो बच्चों। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस ढंग से करना, आंसर सही देना मुझे। कांच के लिए प्रिज्म कोण 10 डिग्री है, ठीक है। प्रिज्म का अपवर्तनांक लाल बैंगनी के लिए इतना है, मतलब ये म्यू आर है और ये म्यू वॉयलेट है। विक्षेपण क्षमता बताओ, विक्षेपण क्षमता। तो भाई आप समझ गए सर, ये विक्षेपण क्षमता पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना सर, वर्ण विक्षेपण क्षमता तो ये है, इसमें तो येलो का भी आता है। मतलब आपको वो क्या पूछ रहा है, वो विक्षेपण ही पूछ रहा है। डेल बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, मतलब विक्षेपण ही पूछ रहा है आपसे। कोणीय विक्षेपण जरूर नहीं हो कोणीय बोलेगा, ठीक है। तो थोड़ा अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई डेटा के अनुसार भी सोचना पड़ेगा। इसमें से घटाया भाई साहब 1.52 माइनस 1.51 इंटू 10 बराबर 0.01 इंटू 10 बराबर 0.1। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 0.01 इंटू 10 0.1 आना चाहिए यार। कांच के प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण 10 डिग्री है। प्रिज्म का अपवर्तनांक लाल तथा बैंगनी के लिए इतना इतना है, तो विक्षेपण क्षमता ज्ञात करूं। ये तो ऑप्शन गलत है या कुछ तो गलत है। ये तो 0.1 आ रहा है यार। कांच दिया है, एक मिनट, बिल्कुल। अब समझे, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन भी सही है। अब समझे ध्यान से। अगर डेटा नहीं दिया होता तो मैं समझता यही दिया है भाई साहब। इसने विक्षेपण क्षमता तो यार ओमेगा होता है, बराबर होता है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। ये है भाई साहब। चलो करके देखते हैं एक बार। म्यू वी 1.52 माइनस 1.51 अपॉन, यार कांच के लिए मैं जानता हूं म्यू बराबर 3/2 बराबर 1.5 होता है, और ये येलो कलर के लिए दिया है, तो नीचे लिख दो 1.5 माइनस 1। नेगेटिव आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। वॉयलेट के लिए चलो एक बार देखते हैं यार, मैं भी थोड़ी कोई रट के थोड़ी आता हूं, तुम्हारे सामने कर रहा हूं। 0.01 बटे 0.5, तो ये हो जाएगा 0.1/5, यानी कि 0.02। मुझे लगता है सेकंड आंसर होना चाहिए। ये मुझे चेक करना पड़ेगा।
ये मुझे चेक करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन। विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता भाई क्वेश्चन में क्या है ना। आपके पास किसी के पास अगर शीट वीट हो एलन वेलन की तो मुझे देख करके बता सकता है भाई, एलन की शीट का क्वेश्चन है ना। चलो चलो ठीक है, वो तो मैं देख के बता दूंगा बाद में क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको शीट में देख के बता दूंगा, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है इसने विक्षेपण क्षमता बोला है, वर्ण विक्षेपण क्षमता बोला है। अब यार वही बात है, हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन अब इंग्लिश में देखना पड़ेगा। इंग्लिश में लिखा होगा डिस्पर्सिव पावर बताओ। अच्छा, एक मिनट। यश राठौर बिल्कुल सही बात कहा आपने, बिल्कुल। एक मिनट रुको यार, यश की बात मान के देखते हैं। यश ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यार उससे तो क्या फर्क पड़ेगा यश, क्या अंतर आएगा। यश ने कहा सर म्यू येलो की वैल्यू है म्यू वॉलेट प्लस म्यू रेड बाई 2, अभी आपने बताई थी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, चलो करके देखते हैं। 1.52 प्लस 1.51 बाई 2, एक बार कैलकुलेटर से करके बताना कितना आ रहा है एग्जैक्ट। ये बन जाएगा 2 और 1 3, 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 3.03 बाई 2 इक्वल्स टू 1.5 1.51। हाँ लगभग वही आ रहा है यार, 1.515 आएगा, 1.515 आएगा। अगर मैं ऐसे भी करता हूं तो एग्जैक्टली आप कैलकुलेटर से करके बताओ। 1.515 ये नीचे का बढ़ गया तो आंसर थोड़ा सा कम आएगा। 1.515 अगर मैं ये करता हूं तो बच्चों ये आएगा 0.515। एग्जैक्टली बताना कैलकुलेटर से कितना आ रहा है ये आंसर, ये कितना आ रहा है एग्जैक्टली आंसर 0.01 बटा 0.515। जल्दी करो, .019, ठीक है 0.019, ठीक है। इसका आंसर 4 होगा। जिस बात में लॉजिक सबसे बेस्ट है वही आंसर है, ये आंसर सही है क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट सही है। यश ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो सही है। अरे अभी पढ़ा यार अपने, यार मुझे भी कॉन्सेप्ट ही याद है। ये देखो ये एवरेज ये होता है, ठीक है बिल्कुल। आर्यन एलन शीट का आंसर 0.019 ही है सर। ओके बढ़िया। ये लो आपके सामने क्वेश्चन है भाई। इससे आप ये भी समझ गए कि सर कोई रट के नहीं आते, है ना। मुझे नहीं पता भाई, मैं तो वही करता, चेक करता बाद में। अगर आंसर नहीं मिलता तो मैं भी सोचता, एक बच्चे ने सही सोच लिया इस तरह, वो आपने ये पढ़ाया था बिल्कुल यूज करो, है ना। तो उसमें कोई ऐसे वाली बात नहीं है भाई, क्या है क्या नहीं है, जो है वो है। अब इन तीनों में सबसे बेस्ट लॉजिक ये वाला है क्योंकि उसने क्षमता भी दे रखा है। तो मेरा दिमाग गया कि यार ओमेगा निकलना चाहिए। चलो मैं पूरी बात करता हूं। पहले मैंने सोचा कौन दे रखा है, ये दे रखा है तो यार डेल लगा लो। फिर मेरा दिमाग गया कि यार जरूरी नहीं है डेल लो क्योंकि क्षमता लिखा है इसने। फिर मेरा दिमाग गया कि यार एक बार, अच्छा वैसे वो अलग बात थी कि वो मैच भी नहीं हो रहा था, तो दिमाग चला कि यार कुछ और सोचो में दिमाग लगा यार म्यू आई नहीं है। तो मैंने कहा कि यार म्यू आई नहीं है तो यार 1.5 को म्यू आई ले लो, तो उससे आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ। मतलब 2 ऑप्शन मिल गए, ये भी था ये भी था। किसी बच्चे ने बोला कि सर देखो इनका एवरेज तो यू आई होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, जिस लॉजिक में सबसे ज्यादा दम है वही आंसर सही है। तो इससे ये निकाला, इससे ये निकाला, 0.2 से थोड़ा सा कम यानी कि 0.019 इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जैकी, वेरी गुड, सही है। अब आप सोच रहे हो सर आपने ये कैसे दिमाग लगाया कि ये दिया होता है वही होता है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा एपीएमटी का जिसमें ये कंसेप्ट यूज किया था। तो मेरे दिमाग में वो कंसेप्ट था कि यार ये पीएमटी वाले खतरनाक लोग हैं, ये लोग इसी को मान लेते हैं म्यू आई। अभी आएगा वो क्वेश्चन शायद, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये मिल गया अपन को, जो ज्ञान लिया था उसका बढ़िया यूज कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो करो बच्चों।
अपवर्तनांक दे रखा है लाल पीले और बैंगनी के लिए, और उसी क्रम में अच्छा ये तो किसके लिए, क्राउन कांच के लिए। सर ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता, जो होता है होता होगा। और एक और है फ्लिंट कांच। इन दोनों के लिए विक्षेपण क्षमताएं बतानी है। विक्षेपण, अब देखो यार इसमें तो तीनों म्यू दे रखे हैं, इसमें तीनों म्यू दे रखे हैं। अंकित ये सॉल्यूशन कहां से निकाला तूने? चलो ये तो वही है जो अपन कर रहे हैं, सही है सही है, अरे अपन कर रहे हैं वही है, ठीक है ठीक है। चलो अब बच्चों मुझे लगता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। विक्षेपण क्षमता है, सबसे बड़ी बात तीनों दे रखे हैं, तो भैया ω1 अपॉन ω2 निकाल देना। ω1 क्या होगा, μv माइनस μr अपॉन μy माइनस 1, किसके लिए, क्राउन कांच के लिए। और दूसरी बार ये वापस से फॉर्मूला लगाओ, μv माइनस μr अपॉन μy माइनस 1, ये कौन से कांच के लिए, फ्लिंट कांच के लिए। क्या आप लोग वैल्यू पुट कर लोगे? मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे गंदी गंदी वैल्यू डालने में, मुझे गंदी वैल्यू डालने का शौक नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, क्या कर लोगे आप लोग? कर लोगे? थंब दे दो कि हाँ सर कर लेंगे, वैल्यू पुट करनी है बस। ध्यान रखना पहला लाल है, हाँ, पहला लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा बैंगनी है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों से गड़बड़ हो जाती है, किसी को भी कुछ भी पुट कर देते हैं, वो पिताजी का राज है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चलो तो कर लेना, इसमें तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ये टॉपिक ही चेंज हो गया, चलो ठीक है। अब तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। विक्षेपण क्षमता मतलब ओमेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको लाऊंगा एक दो दिन में वो क्वेश्चन भी, है ना, जिसमें वो दिया हुआ था, शायद वही है जो अभी आया था। चलो देखते हैं जो भी है। चलो अब एक प्रश्न आया, सर ये जो विक्षेपण हुआ सर ये तो प्रिज्म से हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सर, आपने पहले बताया था ये जो वर्ण विक्षेपण है ये किसी भी सतह से हो जाता है, अपवर्तन जहां भी होगा सर वहां कलर 7 भागों में बटेंगे, मतलब वर्ण विक्षेपण होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर हमें मतलब एक प्रिज्म से तो वर्ण विक्षेपण होगा ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है सर, वर्ण विक्षेपण खत्म करो। चलो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यहां दो बात को समझना। एक बात थी विचलन और एक बात था वर्ण विक्षेपण। एक बात थी विचलन और एक बात थी वर्ण विक्षेपण। ध्यान से समझो एक कॉन्सेप्ट को, बहुत टफ, मतलब क्या कि गड़बड़ हो जाती है ढंग से नहीं समझे तो। फिर से अपन बात करते हैं, एक बात को समझते हैं। ये व्हाइट लाइट आई, ये अभिलंब है, अभिलंब से ये व्हाइट लाइट है, अभिलंब है। इस व्हाइट लाइट का मन कर रहा था इधर जाने को, इधर जाने को, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल रास्ते से सबसे ज्यादा कौन घूमती है, वॉयलेट। ओरिजिनल रास्ते से सबसे कम कौन घूमता है, रेड। बहुत ही बढ़िया सर, ओरिजिनल रास्ते से कम विचलन रेड का होता है, ज्यादा विचलन वॉयलेट का होता है। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा बहुत यहां भी दिमाग लगाओ। ये इसका अभिलंब, ये इसका अभिलंब। मुझे पता है अभिलंब से अभी दूर भागेगा तो हो सकता है ये ऐसे आए, तो ये तो और दूर भागेगा तो ये ऐसे आएगा यार। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहां स्क्रीन पर मुझे रंग दिख गया, ये तो वॉयलेट कलर दिख गया और ये मुझे रेड कलर दिख गया, और मुझे पता है पीला इनके बीच में कहीं होगा। सर पीला क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोचो, पीला लेने का लॉजिक ये है कि पीला एवरेज आता है, पीले का म्यू एवरेज होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, ये तो बात हो गई सर। अल्टीमेटली मैंने देखा इसने हमारी किरणों को क्लॉकवाइज घुमा दिया।
प्रिज्म ने हमारी किरणों को विक्षेपण दिया, कैसा दिया? क्लॉकवाइज विक्षेपण दिया। अल्टीमेटली क्लॉकवाइज घुमा दिया। बहुत ही बढ़िया। यहां दो काम हुए। एक तो प्रकाश 7 कलर में बैठा, 7 कलर। अच्छा मुझे बताओ, आप एवरेज विचलन किसे कहते हो? जो हमने बोला, क्या यहां पे विक्षेपण हुआ? चलो मुझे बताओ, क्या विक्षेपण हुआ? विक्षेपण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कैसे पता चला? 7 रंग दिखे, इसका मतलब है विक्षेपण हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। किसी कभी कोई बोल दे वर्ण विक्षेपण हुआ कि नहीं हुआ, आप देख लो 7 कलर दिख रहे हैं तो हुआ, और नहीं दिख रहे हैं तो नहीं हुआ। क्या ये बात क्लियर है? पहले बताओ। वर्ण विक्षेपण का अर्थ है 7 भागों में बढ़ जाना। तो सर हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, एवरेज विचलन, औसत विचलन, औसत विचलन किससे देखेंगे? कौन से कलर से देखोगे औसत विचलन? सर येलो से देखेंगे, येलो से देखेंगे। मैंने आपसे कहा इन सब कलर का औसत विचलन बताओ। आप येलो को पीछे बढ़ा दो और येलो के विचलन को ही आप कहो डेल एवरेज। सर येलो का ही एवरेज है सबका, येलो का ले लो, हर कलर का लेने की जरूरत नहीं है। तो सर वर्ण विक्षेपण का मतलब हमें समझ में आ गया। 7 कलर दिखना मतलब वर्ण विक्षेपण, और औसत विचलन का मतलब है येलो कलर का कितना विचलन हुआ उसे औसत विचलन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं है? यहां तक ये 2 शब्द बताओ फटाफट। बिल्कुल सही बात है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एक प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण व विचलन दोनों होंगे, दोनों होंगे। एक प्रिज्म से तो दोनों होंगे, नोट करके लिख दिया। किसी एक को गायब करने के लिए, किसी एक को यानी कि या तो वर्ण विक्षेपण या विचलन हटाने के लिए, हटाने हेतु हमें 2 प्रिज्म लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। भाई एक से तो दोनों होती है, ये भी होता है और ये भी होता है। मैंने कहा 2 में से एक प्रभाव को गायब कर दो, या तो विचलन को गायब कर दो या वर्ण विक्षेपण को गायब कर दो। आपने कहा सर एक से काम नहीं होगा, कम से कम 2 तो जुगाड़ कर लेंगे। अरे सर मैं अकेला तो पास नहीं होऊंगा, हाँ एक फ्रेंड साथ में दे दो, हो सकता है हम कुछ जुगाड़ कर लें एक आध, वो वाली बात है। एक से तो भैया ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, इस प्रिज्म ने किरणों को किधर मोड़ा? क्या आधार की तरफ मोड़ा? ये नोटिस करना एक बात, प्रिज्म ने किरणों को आधार की तरफ मोड़ा, आधार की तरफ। आधार नीचे है तो नीचे मोड़ा। मैं एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दूं यहां पर, प्रिज्म ने किरणों को आधार की तरफ मोड़ा, आधार की तरफ मोड़ा। बहुत बढ़िया। तो ये तो समझ में आ गया सर 2 लेने पड़ेंगे। चलो अब हम 2 प्रिज्म लेते हैं, अब हम 2 प्रिज्म लेते हैं। 2 प्रिज्मों का खेल। अब देखो 2 प्रिज्म लेने पड़ेंगे। अब समझना ध्यान से, ये मैंने एक प्रिज्म लिया, अब मैंने देखो क्या चालाकी करी, दूसरे प्रिज्म को जस्ट पास में उल्टा रख दिया। क्यों?
क्योंकि मैंने दिमाग लगाया कि जब व्हाइट लाइट आएगी तो भाई साहब व्हाइट लाइट ये मान लो रेड है, ये मान लो वॉयलेट है, तो व्हाइट लाइट घूम तो गई, व्हाइट लाइट आई तो रेड और वॉयलेट में घूम तो गई, लेकिन अब ये वाला प्रिज्म नंबर 1 है और ये वाला प्रिज्म नंबर 2 है। प्रिज्म नंबर 1 इनको चाहता है क्लॉकवाइज घुमाना, आधार की तरफ घुमाना, ऐसे घुमाना, लेकिन ये वाला ऊपर घुमाना चाहता है, तो ये तो इनको घुमाएगा ऐसे और ये वाला इनको घुमाएगा ऐसे। तो भाई साहब होता क्या है, इसने इनको ऐसे घुमाया, इसने इसको ऐसे घुमाया, और फाइनली हमने देखा कि जो किरणें थी उनमें से ऐसे बाहर निकली कि व्हाइट और येलो पैरेलल हो गई। मुझे बताओ, आपको अगर विचलन देखना है तो किससे देखोगे? सभी कलर से या फिर येलो कलर से? येलो कलर से। इनके बीच में होगा येलो, येलो ऐसे गया। हमने देखा कि येलो कलर इस व्हाइट वाली के बिल्कुल समांतर है, और समांतर है तो आप जानते हो कि विचलन नहीं हुआ। सर ये तो स्लैब वाली कंडीशन है, स्लैब वाली। सर हमें याद आ गया, सर हम इंटेलिजेंट लोग हैं। स्लैब में आपने ये कहा था कि आने वाली और फाइनल जाने वाली, ये सर घूम घाम के अगर ये पैरेलल हो जाएं, तो आप बोलते हो नो विचलन। तो सर ये केस वही हो गया, दोनों समांतर है, अतः नो विचलन। सही भाई, दोनों समांतर है मतलब कोई विचलन नहीं है। 7 कलर से नहीं देखेंगे, येलो कलर से देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 प्रिज्मों का खेल, तो ये तो अपन ने देख लिया कि यार दोनों समांतर अतः नो विचलन। मैंने आपको कहा अगर 2 प्रिज्म है, एक का प्रिज्म कोण A1 है, एक का प्रिज्म कोण A2 है, तो मुझे बताओ दोनों प्रिज्मों में पहला नेट कोणीय विक्षेपण, नेट कोणीय वर्ण विक्षेपण। भाई एक ने भी किया, दूसरे ने भी किया, तो नेट कितना किया? तो डेल आप लिखोगे डेल 1 प्लस डेल 2, और डेल का मान था म्यू वी 1 माइनस म्यू आर 1 इंटू A1 प्लस म्यू वी 2 माइनस म्यू आर 2 इंटू A2। क्या ये दोनों की वजह से नेट कोणीय विक्षेपण नहीं है? बिल्कुल। विचलन को येलो कलर से देखेंगे। बिल्कुल अर्चिता, बिल्कुल सही बात है बेटा। क्या नेट कोणीय वर्ण विक्षेपण सही है? ऐसे ही मैं दूसरा लिखता हूं, नेट विचलन। तो भाई साहब इसको भी लिखेंगे डेल एवरेज, ये नेट है, ये नेट डेल एवरेज। तो पहले की वजह से प्लस दूसरी की वजह से इसको लिखेंगे म्यू वाई 1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू वाई 2 माइनस 1 इंटू A2। ये नेट विचलन लिख दिया हमने दोनों की वजह से। क्या आपको बात समझ में आ गई? क्या ये सही बात है? तो फॉर्मूले लिखें, एक के लिए लिख दिया था, दूसरे के लिए एक की जगह A2 लिखा, 1 के लिए 1 1 लगा दिया, म्यू वी म्यू आर 1, और 2 के लिए 2 2 लगा दिया। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आपको?
अरे सही है भाई, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको मैं हटा रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, अभी लिख, ये मतलब नहीं है मेरा, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि हाँ सब संभव है। अगर येलो और व्हाइट समांतर हो जाए तो 7 कलर तो दिखेंगे, लेकिन येलो और व्हाइट समांतर है इसका मतलब विचलन नहीं है। अब मैं एक केस ले रहा हूं कि विचलन रहित विक्षेपण, समझना बात को। केस 1, विचलन रहित विक्षेपण। विचलन रहित का मतलब क्या हुआ? विचलन नहीं हो, मतलब डेल एवरेज नेट ये 0 हो, और विक्षेपण हो मतलब डेल नॉन जीरो हो, मतलब 7 रंग दिखें, 7 रंग दिखें, लेकिन येलो समांतर हो जाए। चलो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है विक्षेपण हो यानी कि 7 कलर तो दिखें लेकिन येलो समांतर हो जाए व्हाइट के। क्या ये वाला केस यही था जो मैंने लिखा? विचलन रहित विक्षेपण। विक्षेपण हो यानी कि 7 रंग तो हो लेकिन विचलन नहीं हो। विचलन नहीं है, हाँ देखो विचलन नहीं है, व्हाइट वाला येलो वाला समांतर है तो विचलन नहीं है भाई साहब। बताओ मुझे कोई दिक्कत है तो। ठीक है, चलिए इसका मतलब मुझे क्या करना है? 0, डेल एवरेज 0 करना है। डेल एवरेज का फॉर्मूला ये रहा, डेल एवरेज को 0। भाई साहब मैं डेल एवरेज को 0 करके सीधा लिख रहा हूं। आप जैसे डेल एवरेज को 0 लिखोगे यानी कि म्यू वाई माइनस 1, सॉरी म्यू वाई 1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस म्यू वाई 2 माइनस 1 इंटू A2 बराबर 0। तो आपको दिखेगा म्यू वाई 1 माइनस 1 अपॉन म्यू वाई 2 माइनस 1 इक्वस टू माइनस A2 बटा A1। ये शर्त है विचलन रहित विक्षेपण की। विचलन रहित विक्षेपण की शर्त है ये, विचलन रहित विक्षेपण हो। तो ये याद होनी चाहिए अपन को। बताओ कोई कष्ट है तो। और केस 2 लिखूं, विक्षेपण रहित विचलन। विक्षेपण रहित विचलन। विचलन तो हो लेकिन विक्षेपण न हो। विक्षेपण मतलब डेल 0 हो जाए और विचलन तो हो यानी कि डेल एवरेज नॉन जीरो हो, विक्षेपण ही न हो। विक्षेपण नहीं होने का मतलब है, विक्षेपण नहीं होने का मतलब है कि यार जब ये कलर फाइनली बाहर निकलेंगे ना तो सब मिलके निकलें, यहां भी व्हाइट और यहां भी व्हाइट। मतलब अंदर तो चलो कुछ भी हो, अंदर तो कलर दिखेंगे, इधर भी व्हाइट और इधर भी व्हाइट, इधर भी व्हाइट था और इधर भी व्हाइट हो, तो भैया विक्षेपण तो हुआ ही नहीं। मतलब मैं आपको अगर ध्यान से बोलूं कि इस केस में दोनों प्रिज्म ऐसे रखे अजीब से तरीके से कि इधर से भी व्हाइट और इधर भी व्हाइट, ये भी व्हाइट ये भी व्हाइट, अंदर कलर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा में इससे मतलब नहीं है। फॉर्मूला 0 कर दो, तो इस फॉर्मूले को 0 करेंगे बच्चों तो आपको पता क्या मिलेगा? म्यू वी माइनस म्यू आर। मैं लिख के बता देता हूं आपको, म्यू वी 1 माइनस म्यू आर 1 अपॉन म्यू वी 2 माइनस म्यू आर 2 बराबर माइनस A2 बटा A1।
ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन को कैसे यूज करना है मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा दूं फटाफट से। बहुत बढ़िया। 4 डिग्री कोण व इतने अपवर्तनांक के कांच का प्रिज्म P1 है एक दूसरे पतले प्रिज्म के साथ जिसका अपवर्तनांक कितना है, विचलन रहित विक्षेपण। विचलन रहित, विचलन नहीं है, विक्षेपण है, विचलन नहीं है। विचलन नहीं है मतलब डेल एवरेज नेट जीरो है। अब ये भी केस पढ़ा है हमने डेल एवरेज नेट जीरो का, कहां गया डेल एवरेज नेट जीरो। म्यू वाई माइनस वन इंटू ए बराबर म्यू वाई टू माइनस वन ए टू अपॉन ए वन। ठीक है, चलिए करते हैं यार। म्यू वाई वन माइनस वन अपॉन म्यू वाई टू माइनस वन इक्वल्स टू माइनस ए टू अपॉन ए वन। चलिए, तो म्यू वाई वन, ये 4 डिग्री को अपन 1 वाला मान लेते हैं, इसको A1 माना, तो इसका ये जो दे रखा है, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में अपवर्तनांक दे रखा है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया कि ये येलो का है कि रेड का है, लेकिन मैंने आपको बोला दे रखा है मतलब वो एवरेज ही दे रखा है, मतलब वो येलो का दे रखा है, मतलब ये वास्तव में म्यू वाई दे रखा है। तो 1.54 माइनस 1 बटे दूसरे का 1.72 माइनस 1 बराबर पहले का 4 डिग्री इधर लिखूंगा मैं और दूसरे का माइनस A2 मुझे नहीं पता। माइनस को तो इग्नोर कर देना और इसको सॉल्व करो बच्चों। कितना आ रहा है, इसको परिमाण ले लो बस। 0.54 बटे 0.72 बराबर A2 बटे 4, 8, तो A2 बराबर बन जाएगा 54 बटे 4, 3 18 54, 3 डिग्री आंसर आया। 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री आंसर, 3 डिग्री। अबे 4 से 18 बार कट गया, 18 3 54 है ना। परिमाण लो, परिमाण लेना है, डिग्री थोड़ी नेगेटिव में रखना है। आप चाहो तो मैं यहां परिमाण लिख सकता हूं, या परिमाण की बात करें म्यू वाई 1 माइनस 1 बटे म्यू वाई 2 माइनस 1 बराबर परिमाण लो A2 बटे A1। ये कंडीशन होती है। तो देखो इस तरह का यूज होता है। आई होप आपको यूज भी समझ में आ गया। देख लो एक बार क्वेश्चन कहां गया हो, हाँ ये रहा, एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। देख लो भाई ध्यान से, प्रेम से निहार लो। अरे हो गया क्या?
चलिए, मुझे लगता है कर लोगे। देख लिया, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं है, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है। तो हमारा प्रिज्म भी भाई यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, गोलीय सतह से अपवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अब तक हमने सतह सिंपल ली थी, सिंपल। अब हमने गोलीय सतह लेना स्टार्ट किया। सतह गोलीय हो तो गोलीय सतह से अपवर्तन। ठीक है, क्या है ये, ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा कि भाई साहब सतह ऐसी हो, ये लो, इधर कोई माध्यम भरा हुआ है, ये गोलीय सतह है, गोलीय सतह है। किरणें इधर आए, किरणें इधर आए, ठीक है। तो ये है गोलीय सतह बच्चों। इसमें ये ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ऐसे भी हो सकती है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बस सतह गोलीय होनी चाहिए, ठीक है। मान लो यहां पर ये सतह है कोई, ये सतह है। अच्छा, ये सतह कैसी होगी बच्चों, आपको नाम पता है, इसको बोलेंगे ये उत्तल है कि अवतल है, अवतल, अवतल सतह। ये उत्तल सतह है, ठीक है। मान लो हमने कहा कि भाई साहब यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो और यहां का अपवर्तनांक μ1 है। इसकी किरणें जाएगी, मान लो इधर, इधर से जाएगी किरणें। मान लो इधर कहीं इमेज बन गई, मान लो इधर कहीं इमेज बन गई, तो इसे हम कहेंगे, यहां पर जो बनी इसको इमेज कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कहेंगे। या फिर यहां पे कोई प्रेक्षक है, हो सकता है इस वस्तु को इधर से कोई प्रेक्षक देख रहा हो। अरे भैया, वस्तु को अगर इधर से देखना होता तो मजा ही क्या था। आपको याद है क्वेश्चन अपन ने किया स्लैब में अपन ने क्वेश्चन किए, स्लैब है, यहां पर वस्तु था ऑब्जेक्ट, यहां से हम देख रहे थे प्रेक्षक, ठीक है। तो आज इधर कोई बाउंड्री नहीं है, इधर अनंत माध्यम है, अनंत माध्यम है। तो इधर प्रेक्षक बोले या फिर बोले इधर इमेज बनी है, इमेज, वो वाली बात है, ठीक है। यहां पे वस्तु जो है बच्चों, उसकी दूरी को अपन u मान लेते हैं कि यार u दूरी पर वस्तु है, और यहां पर v दूरी पर मान लो इसकी इमेज बनी है, v दूरी पर जो इमेज बन रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, ठीक है। और इसका वक्रता त्रिज्या, ये गोल गोल घूमी है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या, इसको r बोल दो, बराबर r है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैंने इसके लिए ले लिया। तो यहां पर वस्तु की दूरी, सतह से वस्तु की दूरी u है, सतह से इमेज की दूरी v है। मैं लिख देता हूं, u क्या है, सतह से वस्तु की दूरी, v क्या है, सतह से इमेज की दूरी, μ1 क्या है, ऑब्जेक्ट के माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 क्या है, इमेज के या प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक, r क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर संबंध इनमें होता है, इनमें जो संबंध होता है वो ये होता है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बटे r। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये अपवर्तन के लिए फॉर्मूला लगता है। मैं आपको एक बात प्रूव करता हूं,
समतल सतह हमने पढ़ी, समतल सतह में r बराबर अनंत था। अरे आप सोचो, क्या हमने ये पढ़ा है समतल सतह से अपवर्तनांक? बताओ, अगर इस सतह का r बराबर इंफिनिटी हो गया तो क्या समतल नहीं बन जाएगी? इसको ऐसे लिख सकते हो, मान लो ये सतह से अपवर्तनांक हो रहा है इधर से, ये लो अपन ने बर्ड फिश वाले क्वेश्चन किए थे, बस इसको मैंने टेढ़ा ही तो किया है। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या अनंत नहीं हो गई? हाँ अनंत हो गई सर, बिल्कुल सही बात है सर आपने कहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें वस्तु की दूरी को अपन u बोलते थे, याद करो, वस्तु की दूरी को u, इमेज की दूरी को v बोलते थे। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर r बराबर अनंत पुट करूं तो बताओ यहां पर क्या आएगा, μ2 बाई v। r बराबर अनंत पुट करने पर हमें फॉर्मूला दिखेगा μ2 बाई v बटा μ1 बाई u बराबर, अब यार समथिंग बटे अनंत, μ2 माइनस μ1, क्या ये जीरो हो गया? हाँ जीरो हो गया। तो यहां पे बच्चों फॉर्मूला इसको सॉल्व करने पर बन रहा है v बराबर u इंटू μ2 बटे μ1। आप याद करो μ2 क्या है? प्रेक्षक के माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रेक्षक और μ1 क्या है? ऑब्जेक्ट के माध्यम का अपवर्तनांक। क्या ये फॉर्मूला नहीं आया था? अबे ये तो फॉर्मूला आया था, मैंने आपको वहां डायरेक्ट लिखाया था। तो ये कर्ड सरफेस के लिए है, मतलब कर्ड सरफेस में अगर इस सतह को त्रिज्या r इक्वल टू इन्फिनिटी कर दें तो ये वो केस बन जाएगा जो हम पढ़ चुके हैं समतल सतह में। हमने जो पहले पढ़ा समतल सतह, उसमें यही तो फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था, यही था। बताओ, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो सही है यार, ये फॉर्मूला तो सही है। पुनीत जंगीड़ आपने कहा सर आप प्लीज 11th के भी वन शॉट डाल लें। मैं 11th के वन शॉट डालने की इच्छा है मेरी, मैं डालना चाहता हूं, मेरे डाउट नेट वाले डालने नहीं देते। आप डाउट नेट वालों को बोलो कि साहिल सर को बोलो 11th वाले डाल, मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो अच्छा है, थोड़ा चेंज होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। 11th वाले बिल्कुल, है ना, लेकिन मेरे को बोलेंगे तो करूंगा ना यार, मैं अपने मन से कैसे कर सकता हूँ, है ना। आप बोलेंगे उन लोगों को, वो मुझे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा। ठीक है, मेरे को पहले बोला भी था इन लोगों को मैंने, 11th का भी करूँ क्या, बोले मना कर दी। ठीक है, चलिए जो भी है सारा क्यों तो मुझे नहीं पता बेटा। ठीक है, आप उनको डालो मैसेज वैसे जो भी है। चलो, तो ये प्रूफ तो हो गया कि यार सही है, इसका मतलब फॉर्मूला तो सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो अब सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, इमेज बनेगा। सर इमेज की हाइट वाइट क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके लिए भी सर बात कर लो। तो यहां पर आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन m बराबर v अपॉन u आता है बच्चों, और उसके साथ μ1 अपॉन μ2 भी आता है। देखिए यहां पर आवर्धन का फॉर्मूला बदल जाता है, वो आता है v अपॉन u, μ1 अपॉन μ2। सर नेगेटिव नहीं, आज आवर्धन पॉजिटिव आता है, आवर्धन इसमें कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। एक बार देख लो, ये आप लोगों का मन भर गया कि देखकर पता चला इसमें गड़बड़ हो गई, पता चला ये गड़बड़ हो गई। अरे ठीक है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ तक, कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ तक। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, जैसे मुझे और बात बतानी है इसमें। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, अवतल के लिए, अरे कॉमन है सबके लिए, मेरे लाल कॉमन है, ये सबके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब सबके लिए होता है ना, उत्तल अवतल दोनों के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, फार्मूला मतलब कॉमन फार्मूला।
ठीक है, चलिए अब और देखो, इंपॉर्टेंट नोट करके अपन एक बात लिखें कि कर्व सरफेस के लिए गोलीय सतह, गोलीय सतह लिखा हिंदी में ना, गोलीय सतह में दो फोकस होते हैं। जब भी बच्चों गोलीय सतह होगी तो वहां पर दो फोकस आएंगे। कितने फोकस आएंगे? दो फोकस आएंगे। क्या होते हैं दो फोकस? ध्यान से देखो, मैंने कहा, समझना ध्यान से, कि यार ये वस्तु है, ये मतलब माध्यम है, इसकी त्रिज्या r है, इसका ऑब्जेक्ट, अच्छा अब ध्यान से, इसका म्यू है μ2, और बाहर का जहां वस्तु होगी वहां पे होगा इसका μ1। ठीक है, इसका फोकस नंबर 1 क्या होता है बताओ? समांतर किरणें कहां से आती है? चलो मुझे बताओ, समांतर किरणें कहां से आती है? अनंत से। तो मैंने कहा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि u बराबर अनंत, जब वस्तु अनंत पर हो, तो अब मुझे बताओ अनंत से आने वाली किरणें कहां मिलती है? फोकस पर मिलती है। तो भाई साहब ये जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे कहते हैं प्राथमिक फोकस। तो वे जहां मिलती है उसे प्राथमिक फोकस कहते हैं, मतलब F1 कहते हैं। इसे प्राथमिक फोकस कहते हैं। चलो इसकी दूरी भी निकालते हैं। अच्छा, इसमें रूल भैया वो चेंज नहीं हुए। इस दूरी कहां से नापेंगे? ध्रुव से नापेंगे। इधर कैसी होगी दूरियां? नेगेटिव। इधर की दूरियां कैसी होंगी? पॉजिटिव। सब कॉमन है, सब है ना। चलिए, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब होगी तब बताएंगे। चलिए अब एक बार हम है ना इसको पुट करके देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटे आर। μ2 का मतलब μ2 बटा वी। अच्छा मुझे बताओ, तो वे जहां मिलती है, बताओ किरणें कहां मिली? यहां मिली। तो क्या इस v को ही फोकस कहेंगे F1? यहां से इसकी दूरी F1 है, तो हमें पता है इमेज की दूरी, अगर ऑब्जेक्ट इधर था तो अरे यार यही तो इमेज है, तो इमेज की दूरी को क्या बोलोगे आप? v, मतलब v की जगह F1 लिख दो। भाई साहब u कितना है? u बराबर अनंत, और v कितना है? ये F1, क्योंकि इमेज किरणें कहां मिल रही है? फोकस पर। तो जहां किरणें मिलती है उसी को तो v बोलते हैं, मतलब v बराबर क्या है? F1 है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो μ2 बाई F1 माइनस μ1 बाई u का होना चाहिए अनंत पर, बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r। तो यहां से अपन को फॉर्मूला मिल गया F1 का बराबर r μ2 अपॉन μ2 माइनस μ1। ये अपन को F1 का फॉर्मूला मिल गया। मैंने बस ये लिखा कि u अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो इमेज जहां भी बनती है उसे फोकस बोलता है। तो इमेज जहां भी बनती है उसे फोकस बोलते हैं। ये लो भाई, बोलो ध्यान से, बोलो बच्चे। सही है भाई। चलिए, ये तो हो गया इतना। चलो अब ध्यान से समझना एक बार।
वस्तु अनंत पे हो तो इमेज जहां बने उसे बोलते हैं फोकस। उल्टा बोलो, अगर वस्तु को इस प्रकार से रखें किसी दूरी पर कि इमेज इंफिनिटी पर बने, अगर वस्तु को इस प्रकार से रखें, वस्तु को इस प्रकार से रखें कि इमेज इंफिनिटी पर बने, तो उस वस्तु की दूरी को द्वितीयक फोकस कहते हैं। मैं बात करता हूं द्वितीयक फोकस। यदि वस्तु इस प्रकार हो, माना कि u बराबर F2, कि इमेज इनफाइनाइट पर बने, तो वस्तु की स्थिति द्वितीयक फोकस है। तो वस्तु की स्थिति सेकंड फोकस है। वस्तु को इस प्रकार रखो कि इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पर बने। आप सोचो, पहले अपन इसकी गणित निकाल लें, फिर अपन बात करते हैं। मतलब u बराबर इमेज, अच्छा तो वस्तु की स्थिति इमेज इनफाइनाइट पर बनने का मतलब क्या है, v बराबर अनंत हो, u बराबर क्या हो, F2 हो। चलो बात करते हैं, μ2 बाई v की जगह इनफाइनाइट रख दो, माइनस μ1 बाई u की जगह F2 रख दो, बराबर μ2 माइनस μ1 बटे r। यहां से F2 का वैल्यू आएगा माइनस μ1 r बटे μ2 माइनस μ1। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। बताओ बताओ बच्चों, ध्यान दो। मैं इसका पहले अपनी बात कर लें, इसको मैं बता भी देता हूं कैसे हुआ। सोचो, हमने कहा अनंत से किरणें आए और यहां मिल जाए तो ये है फोकस नंबर 1। मैंने कहा मान लो वस्तु इस प्रकार से है, F2 यहां पर है, ये यहां पर वस्तु रखी है और इस प्रकार से रखी है। चलो इसकी किरणें बताओ कहां जाएगी, ये इसकी किरणें आई, इसकी किरणें आई, ठीक है। तो इसकी जो किरणें हैं वो वस्तु को तो हमने रख दिया किसी दूरी पर, अब इमेज बनी इन्फिनिटी पर। जैसे आप याद करो अपन इसमें ऐसे बोलते थे कि भैया फोकस पर वस्तु है, तो ये फोकस से वस्तु की किरणें निकली तो वो इन्फिनिटी पर जाएगी। अरे इन्फिनिटी पे निकला, इन्फिनिटी से किरण आ रही है तो फोकस पे मिलती है, और फोकस से वस्तु है तो इन्फिनिटी पे वापस जाएगी। क्या आपको याद आ रहा है, ऐसा कुछ था? वस्तु को अनंत पे रखा तो किरणें फोकस पे मिलती थी, और वस्तु को फोकस पे रखा तो किरणें अनंत पर जाती थी। क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है बच्चों? वैसे अपने कोई काम की नहीं है। हाँ, दोनों तरफ एयर। अरे नहीं, ऐसा मत बोल, दोनों तरफ एयर हो तुम। यहां विशेषता यह है कि भाई साहब इधर अनंत है और इधर भी अनंत है, इसलिए यहां पर दो फोकस होते हैं। इधर भी अनंत तक माध्यम है और इधर अनंत तक एयर है, इसीलिए दो फोकस होते हैं। बताओ पहले बात चमकी कि नहीं चमकी? बताओ बात चमकी नहीं चमकी भाई? सही है, बढ़िया। चलिए, तो अपन को वैसे से मतलब भी नहीं था इतना, लेकिन ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जब देख लिया, अगर आप इनका बट्टे शट्टे करोगे F1 अपन F2, समीकरण 1 और 2 से अपन करेंगे तो F1 अपन F2 का मान आएगा R2 बटे म्यू R, R2 बटे माइनस R1। इक्वेशन 1 भागचिन्ह इक्वेशन नंबर 2, इससे आएगा F1 अपन F2 बराबर म्यू 2 बटे माइनस म्यू 1।
F1 बटे F2 बराबर μ2 बटे μ1 माइनस में, ये एक संबंध आ जाता है जो अपने कोई काम का नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है। ये पिछली क्लास की वीडियो कहाँ मिलेगी? अरे वीडियो तो आपके पास आती है ना यार। बिल्कुल बिल्कुल रितु, दोनों फोकस पर अपन इमेज बनाएंगे। आप अभी ये मत सोचें कि सर कैसे इमेज कहाँ बनेगी, मैं आपको वो बताऊंगा कहाँ पर कैसे इमेज बनती है, आप वो चिंता ना करें। आपको मैंने सिर्फ आज एक फॉर्मूला दिया, ये वाला फॉर्मूला जिसके क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे। मैंने जो आपको बताया पहला फोकस दूसरा फोकस, मैं इसकी इमेज भी बना के दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। बस इतना अभी मैंने आपको बोला है, वस्तु अनंत पर हो तो इमेज जहां बनती है उसे पहला फोकस बोलते हैं, और वस्तु किसी फोकस पर हो और इमेज अनंत पर बन जाए तो दूसरा फोकस बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक इधर होता है तो एक इधर होता है, अरे एक इधर होता है तो एक इधर होता है तो एक इधर होता है। क्या बात चमक गई आपको? क्या आपको बात चमक गई बच्चों? आपने नए साल से क्लास ज्वाइन की है और आप पूछ रहे हैं पुराने वीडियो कहाँ मिलेंगे। अब इस बात को तो मैं कैसे आंसर दूं आपको? आप लोगों को बच्चों मिलते हैं वीडियो, है ना? डाउट नेट की ऐप पे आपको वीडियो मिलते हैं हम जो पढ़ाते हैं, तो वैसे ही यार, है ना? बाकी आप डाउट नेट वालों को थोड़ा पूछो एकदम क्या हो रहा है ना? लास्ट वाला, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको दो ही चीज की है, इसमें फाइनल बता दूं कि u बराबर अनंत कर दिया तो v बराबर को बोलते हैं F1, और अगर u बराबर F2 कर दिया तो v बराबर अनंत कर दो, इससे अपन को F2 मिलेगा, इससे अपन को F1 मिला और इससे अपन को F2 मिला। u को अनंत पे कर दो तो जहां इमेज बनेगी उसे फोकस बोलते हैं पहला, u को फोकस कर दो उसको दूसरा फोकस बोलेंगे, इस प्रकार की इमेज अनंत पर बने। ठीक है, बिल्कुल दोनों तरफ फोकस होते हैं। मैं कल आपको इमेज सब बना के दिखाऊंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। बिल्कुल एक बार, अच्छा दोनों तरफ माध्यम अलग अलग होनी चाहिए, इधर μ2 था इधर μ1 हुआ, अभी इधर एयर है और इधर म्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर तुम एयर की जगह कुछ और कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों तरफ माध्यम अलग अलग होनी चाहिए, इधर कुछ और इधर कुछ और, जरूर नहीं है एयर हो। एयर तो मैंने मान लिया एक जगह, इधर कोई भी अलग अलग हो सकते हैं। आप डोंट वरी, हम कल क्वेश्चन करेंगे, तो आप परेशान ना हो। अभी बस एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों। चलिए क्लास को विराम देते हैं हम, इस पे बात और कर सकते हैं अपन, आप टेंशन न लें, ठीक है। अभी अपन को समय इजाजत नहीं दे रहा, मेरा मकसद था आपको यहाँ तक फॉर्मूले बता दूं मैं आपको। चलिए ठीक है बच्चों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय। चलिए कल बात करेंगे, आप चिंता ना करें भाई यार, अपन छोड़ते नहीं बात को यार भाई।